दोस्तों, उम्मीद करता हूँ परमुटेशन के बारे में अभी तक हम लोगों ने जितनी चर्चाएं की है वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज से हम लोग कॉम्बिनेशन की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन के अंतर्गत हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को आज देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं ये हमें पता लग जाए। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं या न देख रहे हैं ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो क्या परमुटेशन के अभी तक के 3 वीडियो से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यदि क्लियर है तो इस बात को कमेंट करके बताएं, ये सर क्लियर है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं जो डिलीवर करना चाहता हूँ आप लोगों को वो आप लोगों तक पहुँच पा रहा है। आपके परीक्षा में इसी प्रकार के सवाल रहेंगे। आज की क्लास के बाद हम लोग यूपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से विगत वर्षों में उस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन समाप्त हो जाएगा। फिर आप परीक्षा में प्रश्नों को बनाने की स्थिति में रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। फैक्टोरियल हम लोग जानते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे यदि फैक्टोरियल 5 है तो इसका वैल्यू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 120 होता है। ये हम लोग शुरू से ही देखते हुए आ रहे हैं। अब आज की कक्षा में हम लोगों को कॉम्बिनेशन की बात करनी है। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, चुनने की बात हो रही है। परमुटेशन में क्या होता था, अरेंज किया जा रहा था, कुछ नंबर को अरेंज किया जा रहा था, कुछ लेटर को अरेंज किया जा रहा था, कुछ लोगों को कुर्सी पे बैठाना था, यानी क्या करना था, अरेंज करना था। यहाँ क्या करना है, यहाँ सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्शन करना है। यहाँ पे अरेंजमेंट और सिलेक्शन में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन की बात होगी, सिलेक्शन की बात होगी तो इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। कॉम्बिनेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कॉम्बिनेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NCR से। NCR को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n-r, ये NCR का फार्मूला है। ठीक है, ऐसे ही जब हम लोग देखते थे NPR, ठीक है, तो NPR क्या होता था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। क्लियर है, पर यहाँ बात NCR की हो रही है। तो NCR क्या हो गया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करते हैं 10C3 दिया हुआ है। यहाँ पे n का मान क्या है, यहाँ पे n का मान 10 है, r का मान 3 है। तो ये क्या हो गया, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 10, जहाँ जहाँ r है वहाँ पे 3 डाल देंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा। जैसे 10C3 के लिए हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 10-3। ठीक है, या फिर इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7। ठीक है, अब फैक्टोरियल 7 लिखने का क्या मतलब हो गया, ऊपर में लिख लेते हैं 10 × 9 × 8 इंटू फैक्टोरियल 7। हम लोगों ने पहले देख रखा है परमुटेशन के क्लास में कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नीचे में क्या आया, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट गया। ठीक है, अब ये आ गया 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 3 को हमने ये लिख दिया, 3 से 9 कटा 3 मरतबा, 2 से ये कटा 4 मरतबा, तो ये क्या आ गया, 4 × 12 120। तो 10C3 का मान 120 आ गया। ठीक है, अब क्या परीक्षा में इतना करना है, परीक्षा में बिल्कुल इतना नहीं करना है। शॉर्टकट इसका है, आप लोग उसको देख लीजिए, आराम से परीक्षा में 2 सेकंड में आपका सवाल बन जाएगा। आप लिखते चलिए, ऊपर में 10 है तो 10, नीचे बट्टा में बाई में नीचे 3 है, r का वैल्यू 3 लिखिए, फिर गुना कीजिए, 10 में से 1 घटा के लिखिए 9, नीचे में 3 में से 1 घटाइए 2, फिर गुना कीजिए, 9 में से 1 घटाइए 8, नीचे में 2 में से 1 घटाइए 1। जब नीचे में 1 आ जाए वहाँ पे आप अपने गुना को रोक दीजिए। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, 10/3 गुने 9/2 गुने 8/1। अब इससे काटिए, 3 से ये कटा 3, 2 से 8 कटा 4, तो 4 × 12 = 120। अब आप लोग बनाने की स्थिति में है सवाल।
बिल्कुल बनाने की स्थिति में है सवाल को। तो 10C3 क्या होता है वो क्लियर हो गया। अब अभी देखिए, जैसे अब सवाल आ गया 10C9, ठीक है। तो जब 10C9 आएगा तब तो हमें क्या करना होगा, 10/9 इंटू 9/8 इंटू 8/7। फिर आप लोग सोचिएगा कि अरे सर इससे अच्छा तो फार्मूला लगा देना ही था, ठीक है। तो इससे अच्छा फार्मूला लगाना नहीं है, यहाँ पे हम ये करते हैं या हम ये जानते हैं कि NCR इज इक्वल टू NCN-R भी होता है। ये दोनों चीज़ें बराबर होगी। तो जब भी इस तरह की कोई बात आ जाए जहाँ पे 10C9 लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं 10C10-9, 10C10-9 यानी कि 10C1, 10C1 यानी 10/1 यानी कि 10। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है अब? ठीक है, चलिए अब अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी से रिलेटेड। 4C2 आप लोग कमेंट करके बताइए कि 4C2 का मान क्या होगा। अब चलिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ। 4/2 इंटू 4 में से 1 घटाए 3, 2 में से 1 घटाए 1, कितना आ गया 12/2। 12/2 का मतलब क्या होता है 6। तो 4C2 का मान 6 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? ऐसे ही ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 56C54, ठीक है। 56C54 का वैल्यू क्या होगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं समझ पाऊँ कि अब आप लोग कम्बिनेशन समझ रहे हैं। तो परमुटेशन क्या होता था, सबसे पहले फैक्टोरियल क्या है वो समझ गए। परमुटेशन में क्या होता था, अरेंजमेंट की बात हो रही थी और अरेंजमेंट में ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता था, ठीक है। अब कम्बिनेशन में सिलेक्शन की बात हो रही है, सिलेक्शन में ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। परमुटेशन को NPR से डिनोट करते थे, ठीक है। कम्बिनेशन को NCR से डिनोट करते हैं। NCR का फार्मूला और NPR का फार्मूला हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई। अब कम्बिनेशन से संबंधित कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इस पे हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। अब देखिए, यहाँ प्रश्न है, एक पार्टी में 15 व्यक्ति थे। यदि इनमें से प्रत्येक जोड़ा एक दूसरे से हाथ मिलाए तो पार्टी में कुल हाथ मिलाने की संख्या कितनी होगी। ठीक है, सवाल स्पष्ट है आप लोगों को। अब पार्टी में 15 व्यक्ति है तो ऐसा जब भी सवाल आए तो उसका उत्तर तो मैं पहले बता देता हूँ कि ये 15C2 कर दीजिए, बस आपका उत्तर आ गया। अब इसको समझेंगे कैसे, तो समझते हैं कि पार्टी में 2 ही व्यक्ति है, A और B। जब 2 ही व्यक्ति है और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएगा तो कितने तरीके से हाथ मिलाएगा। तो देखिए, A B से हाथ मिलाए या B A से हाथ मिलाए, बात तो सेम ही है। तो जब बात सेम है यानी कि A और B 2 व्यक्ति हाथ मिला सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है ना, इसी वजह से। नहीं तो जैसे अरेंजमेंट में क्या होता था कि A और B है तो हमने A B को भी बैठा दिया और B A को भी बैठा दिया, तो 2 तरीके से बैठते थे। लेकिन जब हाथ मिलाने की बात हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो A B से हाथ मिलाए या B A से हाथ मिलाए, आपको तरीका तो एक ही आना है। तो एक तरीका आने का मतलब क्या हुआ, A B से हाथ मिलाने पे 2C2 तरीके से, ठीक है। 2C2 का मतलब क्या है, 2/2 गुने 1/1, ठीक है, इज इक्वल टू एक तरीका, ठीक है। एक तरीका से आ गया। यदि हम ले लेते हैं 3 लोग हैं पार्टी में, 3 व्यक्ति है और 3 व्यक्ति को हाथ मिलाना है एक दूसरे से, तो देखिए A B से हाथ मिलाएगा, ठीक है, B C से हाथ मिलाएगा, A C से हाथ मिलाएगा। इसके अलावा कोई और तरीका है? कोई और तरीका इसके अलावा नहीं है, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 व्यक्ति है तो 3C2 तरीका। 3C2 का मतलब क्या है, 3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया, ये आ गया उत्तर आपका 3। यही तो 3 तरीका आया था।
तो जब 15 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे तो कितना तरीका होगा, 15C2। 15C2 को हम लिख सकते हैं 15/2 गुने 14/1। ठीक है, इतना हिंदी तो आप लोगों को बट्टा समझ में आ रहा होगा। 2 से 14 काट दिए 7 मतलब, तो 15 गुणे 7 कितना हो गया, 105। तो 15 व्यक्ति यदि किसी पार्टी में है और हर एक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है, तो हाथ मिलाने का जो तरीका होगा वो तरीका 105 होगा। क्लियर है, निश्चित रूप से क्लियर होगा। ये अब इस प्रकार के प्रश्न सिर्फ यूपीएससी सीसेट में नहीं, यूपी पीसीएस, ठीक है, में भी पूछे जाते हैं। बिहार में एमपी पीसीएस के सीसेट में भी पूछे जाते हैं। बीपीएससी के एग्ज़ाम में सीसेट का पेपर नहीं होता है, पर 150 अंक के जो पेपर होते हैं उसमें 10 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। 10 क्वेश्चन जो मैथ्स के होते हैं उसमें एक क्वेश्चन परमुटेशन कम्बिनेशन से निश्चित रूप से पूछा जाने लगा है। तो इसीलिए इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए। आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम में तो ये महत्वपूर्ण है ही साथ स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्लब में 20 सदस्य हैं। वे अपना सभापति तथा उपसभापति कितने तरीके से चुन सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सभापति चुनने की बात है, फिर उपसभापति चुनने की बात है। तो सभापति एक होगा पूरे क्लब में, तो 20 में से एक व्यक्ति को चुनना है। तो 20 में से एक व्यक्ति चुनने का तरीका क्या हुआ, 20C1 चुनने की बात हो रही है। देखिए चुन आ गया। आपको परीक्षा में भी आप गौर कीजिएगा, हिंदी में कभी कभी समझ में न आए तो आप इंग्लिश पढ़िएगा। इंग्लिश में आपको सिलेक्शन या अरेंजमेंट टाइप के वर्ड आपका कीवर्ड है, ये जो रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन में। तो हमने सभापति को चुन लिया 20C1 तरीके से, 20C1 तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास कितने सदस्य बच गए, तो 19 सदस्य और बचे। ठीक है, जो 19 सदस्य बच गए उसमें से हम एक उपसभापति को चुनेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति सभापति और उपसभापति तो नहीं हो सकता है। तो सभापति ऑलरेडी चुना जा चुका है। तो अब जो बाकी 19 बचे उसमें से हम एक को उपसभापति चुनेंगे। कितने तरीके से, 19C1 तरीके से, 19C1 तरीके से। उत्तर जो है सिंपल है, 20C1 मतलब 20, 19C1 मतलब 19। ठीक है, क्या हो गया, 380। तो 380 तरीके से हम सभापति या उपसभापति को चुन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। मनोज के पास 5 सिक्के हैं। ठीक है, मनोज के पास 5 सिक्के हैं, प्रत्येक अलग अलग मूल्य का है। ज्ञात कीजिए कि इन सिक्कों में से कितनी भिन्न राशियां बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये सवाल जो है, इस सवाल को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि यह भिन्न राशियां बनाने का मतलब क्या है। कि जो 5 सिक्का है, समझिए कि 1, 2, 3, 4 और 5, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 3 रुपये का, 4 रुपये का और 5 रुपये का सिक्का है। तो इससे जो राशियाँ बनानी है तो हम सिर्फ 1 रुपये का सिक्का लेके भी बना सकते हैं, सिर्फ 2 रुपये का सिक्का लेके भी बना सकते हैं, सिर्फ 3 रुपये का सिक्का लेके भी बना सकते हैं, ऐसे ही 4 और 5 का भी बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो राशि बनाए वो हम 1 और 2 रुपये का सिक्का लेके बनाए, या ऐसा हो सकता है कि 1 और 3 रुपये का सिक्का लेके बनाए, 1 या 4 रुपये का सिक्का, 1 या 5 रुपये का सिक्का। फिर आगे ऐसे ही 1, 2, 3 रुपये का सिक्का, 1, 2, 4 रुपये का सिक्का, 1, 2, 5 रुपये का सिक्का। ठीक है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। यानी कि यहाँ एटलीस्ट 1 सिलेक्शन हो रहा है। या तो हम सिर्फ 1 रुपये का सिक्का ले लें, या हम 1 और 2 दोनों का सिक्का ले ले, या 1, 2, 3 तीनों का ले ले, या 1, 2, 3, 4 चारों का ले ले। ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों का ले ले। सेम ऐसे ही 2 के केस में भी है, सिर्फ 2 का सिक्का ले, या 2, 3 का सिक्का ले, या 2, 3, 4 का सिक्का ले। ठीक है, 2, 1 का सिक्का लेंगे तो वो 1, 2 जैसा सेम हो जाएगा। आप मेरे शब्दों को अच्छे से सुनिएगा। तो यानी कि यहाँ सिलेक्शन जो हो रहा है उसमें एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। जब भी आपके प्रश्न में इस तरह की बात हो कि
n विभिन्न वस्तुओं में से कम एक वस्तु चुनने का तरीका है। ठीक है, n विभिन्न वस्तुओं में से कम एक वस्तु चुनने का तरीका जो होता है वो 2 to the power n-1 होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला याद रखिएगा। बिना फार्मूला का भी सवाल बनाना अभी सीखते हैं हम लोग, पर ये फार्मूला याद रख लीजिएगा तो चीज़ें आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाँच सिक्के हैं, तो वस्तु क्या हो गया, 5 विभिन्न वस्तु हो गया। तो 2 to the power 5 - 1, ठीक है, या 2 to the power 5 का वैल्यू होता है 32 - 1 यानी कि 31। तो यहाँ पे उत्तर आपका आ जाएगा 31। बिना फॉर्मूला जाने कैसे बनाएंगे सवाल। 5 सिक्का है, किसी एक को लेके भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो 5 में से किसी एक सिक्का को चुनने का तरीका है 5C1। ठीक है सॉरी, 5 में से किसी 2 सिक्का को चुनने का तरीका है 5C2। 5 में से किसी 3 सिक्का को चुनने का तरीका है 5C3। ऐसे ही 5 में से 4 सिक्का को चुनने का तरीका 5C4 और 5 में से 5 सिक्का चुनने का तरीका 5C5। बस इसको जोड़ लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 5/2 गुने 4/1 प्लस 5/3 गुने 4/2 गुने 3/1 प्लस 5C4 को हमने 5C1 लिख दिया तो ये 5 आ गया। ठीक है, 5C5 का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब ये देखिए 5 प्लस यहाँ ये 2 से 2 कटा 10 प्लस यहाँ ये 2 से 2 कटा 3 से 3 कटा 10 प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, उत्तर फिर से 31 आ गया। तो आप ऐसे भी चुन सकते हैं, चुनना ही तो है और एटलीस्ट 1 चुनना है, तो हमने एटलीस्ट 1 यहाँ चुन लिया। ठीक है, अगले केस में हमने क्या चुना, 2 चुन लिया, एटलीस्ट 2, फिर 3 चुन लिया, फिर 4, फिर 5। एटलीस्ट 1 चुनने का मतलब ये होता है कि या तो हम 1 चुने या 2 चुने या 3 चुने या 4 चुने या 5 चुने। यहाँ 5 ही है इसीलिए 5। मान लीजिए यदि ये n रहता तो या n चुने तक जाएंगे। तो आप लोग ये एटलीस्ट वाले केस के लिए फार्मूला नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ये आपको परीक्षा में काम आने वाला है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक संग्रहालय में गणित की 3, विज्ञान और साहित्य की 5 पुस्तकें हैं। ऐसे कितने संग्रह बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी विषय के एक पुस्तक को शामिल किया जाए। ठीक है, सवाल तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब संग्रह बनाना है जिसमें कम से कम एक पुस्तक, कम से कम नहीं, एक पुस्तक जो है सो हर एक विषय का हो ही। तो गणित का 3 पुस्तक है, तो गणित के 3 पुस्तक में से एक पुस्तक चुनने का तरीका हो गया 3C1। ठीक है, अब देखिए विज्ञान के 5 पुस्तक है, विज्ञान के 5 पुस्तक में से एक पुस्तक चुनने का तरीका हो गया 5C1 और साहित्य के 5 पुस्तक है, उसमें से भी एक चुनने का तरीका हो गया 5C1। तो ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 5। आप गुणा कर दीजिए, 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो 5 × 5 = 25 या 75। तो आपका उत्तर यहाँ पे जो है वो 75 आ जाएगा। अब देखिए ये तो आसान सवाल हो गया। अब यदि इस प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि जो संग्रह बनाना है उसमें प्रत्येक विषय का कम से कम एक व्यक्ति चयन किया, कम से कम एक पुस्तक चयन किया जाए। ठीक है, कम से कम। अब जब कम से कम एक पुस्तक चयन की बात आएगी तो फिर क्या क्या होगा। तो गणित का पुस्तक चुना जाएगा 2 to the power 3 - 1 7 तरीके से। ठीक है, विज्ञान का पुस्तक चुना जाएगा 2 to the power 5 - 1 31 तरीके से। साहित्य का पुस्तक चुना जाएगा 2 to the power 5 - 1 यानी कि 31 तरीके से। तो हमारा अभिष्ट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 31 × 31। आप लोग मल्टीप्लाई करके बताइएगा। आप लोगों के परीक्षा में ऐसे सवाल भी आएंगे और उत्तर जो है सो मल्टीप्लाई करके लिखा रहेगा। तो आप लोग मल्टीप्लाई करके कमेंट करके बताइए कि
इसका उत्तर क्या आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होइएगा। कॉम्बिनेशन के बारे में अभी हम लोगों ने जितनी भी चर्चा की है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन से संबंधित जितने भी सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।